नमस्कार दोस्तों, आज हम जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इसके पहले टॉपिक देखा, उसमें गंगा नदी पढ़ी थी, वो स्टार्टिंग वाला टॉपिक था। लेकिन हम उसको विस्तारित करके जो 10th क्लास है उसके आधार पर उसको पूरा करेंगे और जल संसाधन के पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जल संसाधन जल संसाधन पृथ्वी पर प्रकृति का अनुपम देन कहें या पृथ्वी की सबसे जरूरी आवश्यकता कहें, वह है जल। जल बिना जीवन नहीं है, जल बिना कल नहीं है। जल है तो कल है, जल से ही जीवन है, जल से ही प्रकृति है। आपने देखा होगा कि किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाने में जल का बहुत उपयोग बताया गया है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, हम इसमें देखते हैं कि जल जहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती थी या जहाँ पर झीलें थी, वहीं पर प्राचीन समय में नई नई सभ्यताएं विकसित हुई। न तो नदियों से दूर सभ्यताएं विकसित हुई, न नदियों के जितनी भी आपने सभ्यताएं देखी वो सब नदियों के पास ही देखी। हम देखना चाहते हैं जल संसाधन। टॉपिक का नाम क्या है? जल संसाधन। पानी की उपयोगिता के बारे में इसमें बताया गया है। हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होती है कि गोल होती है। पृथ्वी के अंदर ऐसे कहा गया है कि लगभग 71%, कहने का मतलब ये कि 71% भाग पर क्या है? हमारे पानी है। क्या है? इस पे पानी है। कितने प्रतिशत भाग पर? 71% भाग पर पानी बताया गया है। और जो ये वाला भाग दिया मैंने आपको, छोटा सा टुकड़ा दिया, ये भाग है हमारे स्थल भाग। कौन सा भाग है? हमारे स्थल भाग। 71% भाग पर तो पानी है और 29% भाग पर क्या है? हमारे यहाँ पर स्थल वाला भाग है। 71% वाले भाग में मैंने कहा कि पानी है, लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है। ये सारा पानी कैसा है? खारा पानी है। इस 71% में से भी ओनली 3% भाग पीने योग्य माना जाता है। पीने योग्य माना जाता है। तीन प्रतिशत पानी ही पीने योग्य माना जाता है। उसमें भी क्या है? 1% पानी हिमानी या ग्लेशियरों में जमा हुआ है। ग्लेशियरों में जमा हुआ है। और 1% पानी भूमिगत है। अब हमारे पास कितना बचा? ओनली 1% पानी। 3% पानी पीने योग्य बताया, लेकिन 1% पानी भी हिमानी ग्लेशियरों के अंदर जमा हुआ है। 1% पानी भूमिगत जल है। कौन सा जल है? भूमिगत। भूमिगत जल का मतलब यह है कि ये धरातल के अंदर प्रवाहित होता है। हमारे पास बचा 1% पानी, जिसके अंदर भी हम पेयजल के लिए, कृषि के लिए और सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। 1% जल के अंदर हम पेयजल, कृषि और सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, औद्योगिकरण बहुत अधिक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे को जल की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। इसके अलावा मेन रीज़न क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ेगी
तो स्थान सिकुड़ते हुए चले जाते हैं। स्थान सिकुड़ेंगे तो मनुष्य क्या करता है कि पेड़ पौधों को काटना स्टार्टिंग कर देता है, जमीन उसको चाहिए, तो प्रकृति में धीरे धीरे क्या होता है कि प्रकृति विनाश की ओर चली जाती है और जल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, मानसून सही प्रकार से नहीं हो पाता। इस वजह से हमें जल की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने देखा और सबसे पहले एक योजना थी, उस योजना का नाम उन्होंने दिया बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत नदियों पर बांध बनाना, इसके अलावा नदियों पर बांध बनाकर विद्युत की पूर्ति करना, इसके अलावा उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना आदि चीज़ें किसके अंतर्गत थी? वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत मानी जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हमारे को सिंचाई के साधनों में नहरों का निर्माण, बांधों का निर्माण, इसके अलावा जल विद्युत आदि की आपूर्ति। सर्वप्रथम भारत देश स्वतंत्र होने के बाद भारत ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो योजना मानी जाती है वो मानी जाती है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। अगर आप याद रखना चाहो कि प्रथम परियोजना भारत की कौन सी है तो दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर से आप याद रख सकते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का क्या नाम था? दामोदर। क्या नाम था उनके पुत्र का नाम? दामोदर। और दामोदर घाटी परियोजना जो भारत की प्रथम परियोजना मानी जाती है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के विशाल मंदिर की संज्ञा दी है। भारत के विशाल मंदिर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, ये परियोजनाएं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से प्रारंभ कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना देख सकते हैं, हीराकुंड परियोजना हम देख सकते हैं, इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना देख सकते हैं, चंबल घाटी परियोजना ये देख सकते हैं। इसके अंतर्गत धीरे धीरे भारत में बहुत से अधिक परियोजनाएं चली, जिनका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना। इसके अलावा देश में नई नई वस्तुएं यहाँ पर, इसके अलावा कृषि क्षेत्र को, उपज को बढ़ाना, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। ये जल संसाधन के तहत संसाधन क्या होते हैं? संसाधन जल तो हैं, लेकिन उसका अनुपयोग होता है। उसको उपयोगी बनाने के लिए हमने बांधों का निर्माण, नहरों का निर्माण, इसके अलावा हमने अपने बारिश के समय पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने की योजनाएं बनाई। बूंद बूंद सिंचाई परियोजनाओं के ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या के बढ़ते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल संसाधनों की आवश्यकताओं को हमने महसूस किया। इसलिए जल संसाधन, इसमें जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक बच्चों को, आपको एक सबसे अच्छी चीज़ ये सिखाना चाहता है, क्योंकि हम भी बड़े होते हैं, आप अभी मम्मी पापा के साथ हो, कल आप भी बड़े होंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें जल का संरक्षण करना जरूरी है। इसीलिए जल के बारे में हमने देखा, मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से जल संसाधन के बारे में हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको गंगा नदी पढ़ाई थी। मैं उस गंगा नदी को थोड़ा सा आगे बताऊं आपको कि मैंने उसमें आपको गंगा नदी बताई, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको उसमें
उसकी सहायक नदियाँ नहीं बताई थी। उन सहायक नदियों में ही एक नदी है दामोदर घाटी परियोजना, जो हमारे 10th के टॉपिक में है। उस टॉपिक को हम इसी के साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मैं आपको आज गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा नॉर्मली बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको भी दोबारा रिपीट होने का मौका मिल जाएगा, आपके वो लेसन दोबारा रिपीट हो जाएगा, वो आपकी चीज़ समझने में आ जाएगी। गंगा, ये है हमारे उत्तराखंड। कौन सा राज्य है ये? उत्तराखंड। इसमें एक स्थान है गंगोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री से नदी निकलती है भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी पर बांध बनाया गया, टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर दूसरी नदी मिल जाती है। दूसरी नदी कौन सी है? ये निकलती है सतपथ हिमानी। नदी का नाम अलकनंदा। अलकनंदा। दो नदियों का संगम होता है, वो स्थान है देवप्रयाग, और यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसे? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। भारत की पवित्रतम नदियों में पहली नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर NCERT की बुक्स में है, लेकिन सामान्य जो बुक्सें आती हैं उनके अंदर इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन NCERT की बुक्स में कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2009 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी 2009 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1 जुलाई 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2016 को गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य 2020 तक गंगा नदी को स्वच्छ और साफ करना था। आगे हम देखते हैं। उसके बाद गंगा नदी आगे चलती है। आगे चलने के बाद इस पे एक शहर आता है हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है, यहाँ या तो सबको जाना ही है, या फिर या तो जिंदे जाओ या मरने के बाद जाओ। इसलिए जिंदे एक बार जाके देख के आ सकते, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, और हर का मतलब होता है, इसको हर का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ भगवान विष्णु का द्वार भी मिलेगा, आपको यहाँ शिव का द्वार भी मिलेगा। हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। आगे नीचे मैदानी क्षेत्रों में आती है ऋषिकेश से। कहाँ से आती है? ऋषिकेश। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद नए राज्य में यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह कानपुर। आगे बढ़ने के बाद इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाने लगा है। आगे बढ़ती हैं वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी से आगे बढ़ती है नए राज्य में बिहार, और बिहार में कहाँ को निकलती है? पटना। पटना के बाद यह नदी वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में चली जाती है। वेस्ट बंगाल में एक परियोजना है, उसका नाम है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना से गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा तो पश्चिम बंगाल में, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है।
जिसे पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, इसके बाद ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ये नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद इसे मेघना का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? मेघना। मेघना नदी आगे बढ़कर भारत और बांग्लादेश के जलीय सीमा पर एक सागर का नाम है, जिसका नाम है गंगा सागर तट। गंगा सागर तट, यहाँ से यह बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिरा देती। बंगाल की खाड़ी में पानी को गिरा देती। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने देख ही लिया था। अब इसकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं, जिसमें हमने वहाँ पर यमुना नदी, इसकी पहली सहायक नदी है, या ऐसे कहें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री या बंदर पेट नामक स्थान से यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद हरियाणा, दिल्ली, फिर यूपी में भी कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा में। मथुरा। कालिया नाग किस में पाया जाता है? यमुना नदी में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम, यह आगरा। उसके बाद यह अपने पानी को किस में गिरा देती है? ये प्रयाग नामक स्थान पर। यहाँ पर एक अदृश्य नदी भी आती है, उसका नाम है सरस्वती। जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, या जहाँ पर 2 नदियाँ आकर मिलती है उसे प्रयाग भी कहा जाता है। जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, तो यहाँ पर बहुत सी नदियाँ इससे आकर छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, इसीलिए वहाँ पर बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये चीज़ें कहाँ पर है? हमारे को कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में। वो नदियाँ किसके अंदर आकर मिलती है? हमारे गंगा नदी के अंतर्गत आकर मिलती है। इसी के अलावा हम एक नदी की बात करते हैं, इसमें से इसके अब हम देखते हैं। देखो, मेरा खड़ा होने का तरीका यूँ है, नदी ऐसी आ रही तो ये इसका कौन सा हो गया भाग? ये मेरा कौन सा भाग है? बायां वाला भाग। और ये इसका कौन सा भाग है? दायां वाला भाग। दाएं भाग से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी? इसमें सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। यहाँ से सोन नदी निकलती है अपने पानी को प्रवाहित करते हुए, और कहाँ जाकर गिरा देती है? बिहार के अंदर अपने पानी को गिरा देती है। उसी के बाद हम बात करते हैं, एक नदी और निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? आपने अपने 10th के लेसन के अंदर है दामोदर घाटी परियोजना, इसलिए नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक स्थान है कमरपेट। कमरपेट कहाँ पर है? झारखंड। कमरपेट झारखंड से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का क्या नाम था? दामोदर। नदी का क्या नाम है? दामोदर नदी निकलती है। अब छोटा पुत्र था, तो ये झारखंड से एक पठार से निकलती है। उस पठार का नाम है छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को ये 2 भागों में विभाजित करती हुई निकलती है। इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी वाले भाग को तो कहा जाता है हजारी पठार, और इसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है रांची का पठार। ये नदी अपने पानी को प्रवाहित करते हुए किस में गिरा देती हैं? हुगली में गिरा देती है। कौन सी नदी में गिरा देती है? हुगली नदी में गिरा देती है। उस स्थान का नाम है डायमंड हार्बर के नामक स्थान पर दामोदर नदी अपने पानी को किस में गिरा देती है? हुगली में गिरा देती है। दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के बारे में हम जानते हैं। जिस स्थान से निकलती है वो स्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है।
अगर भारत की बात करें तो भारत का जितना भी कच्चा माल अगर निकलता है, जैसे कोयला कहें, लोहा कहें, खनिज पदार्थों में जितने भी मिलते हैं वो ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ पर मिलते हैं? इसी क्षेत्र के अंतर्गत मिलते हैं। अमेरिका में 1933 में एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई। उस बहुउद्देशीय परियोजना का नाम था टेनेसी घाटी परियोजना। उस परियोजना को देखते हुए भारत 1947 में आज़ाद हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना को देखते हुए भारत में भी एक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में सोचा गया। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? वो थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था कि एक तो जल की उपलब्धता, विद्युत का निर्माण, जल विद्युत का निर्माण, इसके अलावा कृषि की उपयोगिता को पूरा करने के लिए पानी के लिए यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना का आवश्यकता। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना था, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता थी, उसी लिए भी यहाँ पर इस योजना को विकसित किया गया। अब विकसित करेंगे तो उस क्षेत्र के लिए हम क्या करना पड़ता है? यहाँ पर उस पर बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? उस पर बांध बनाए जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के ऊपर बांध बनाए गए। अब बांध बनाने के बाद इस पर छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है। कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिलती है। अब उन नदियों में बांध बनाए गए इस सारे क्षेत्र के अंतर्गत। कौन क्षेत्र के अंतर्गत? इस सारे क्षेत्र के अंतर्गत बांध बनाए गए। अब बांध कौन कौन से बनाए गए थे? दामोदर नदी पर तो बनाया गया पंचेत हील बांध। एक नदी आकर मिलती है इसमें कोनार नदी। कोनार नदी, कोनार नदी पर कोनार बांध। एक नदी आकर मिलती है बाराबांकी। बाराबांकी, इस पर बांध बनाया गया मेथान बांध। मेथान बांध ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अंतर्गत यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए, कृषि क्षेत्र विकसित करने के लिए, जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए इस योजना की स्थापना की गई थी। यह भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ 1948 में, निर्माण कार्य इसका पूर्ण हुआ 1962 में और इसे